हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। टाइम सीरीज एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए आज हम मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड में थर्ड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। इससे पहले हमने डिस्कस किया ग्राफिकल मेथड और उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। दोनों ही केसेस में हमने देखा कि एक पॉइंट के बाद हम ग्राफ ही यूज कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में हम सिंपली क्या करते हैं, सभी पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। हम एक केयरफुली हम एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं, सारी इंफॉर्मेशन वो किस तरह का ट्रेंड शो कर रही है, वो राइजिंग पैटर्न दिखा रही है या डिक्लाइनिंग। उसके अकॉर्डिंगली हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करते हैं, जिसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। उसी तरीके से जब हमने मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस पढ़ा तो उसमें हमने क्या किया, अपने डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों पार्ट्स की एवरेज वैल्यूज निकाली और उसकी हेल्प से हमें ट्रेंड वैल्यू मिली। तो बेसिकली हम करते क्या है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है हम पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। उसके बाद फिर हम ये जो एवरेज वैल्यूज दो हमने निकाली होती हैं वो हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वहां पर वो पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे हमने सपोज एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, तो हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन हमें मिल जाती है। ठीक है, अब क्योंकि हमने डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था इसलिए हम इसे बोलते हैं मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। अब कई बार क्या होता है, हमारे डेटा में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है या हम कह सकते हैं साइक्लिकल वेरिएशन, स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो उस केस में हमारा कौन सा मेथड काम आता है, दैट इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। जब बहुत लंबा टाइम पीरियड है और ये जो बिजनेस साइकिल जैसे होता है बहुत देर के बाद रिपीट होता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। मतलब यहाँ पर हम कुछ कुछ पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं और फिर फर्दर उसको आगे आगे बढ़ते जाते हैं स्टेप वाइज। वो स्टेप वाइज कैसे बढ़ते हैं हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस जो हम बोल रहे हैं ये क्या है। तो बेसिकली मूविंग एवरेजेस में क्या होता है कि हमारे पास सपोज डेटा गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सालों का फिलहाल हम लेकर चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ सालों का, जैसे सपोज हम बोल देते हैं 3 3 सालों का हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, इससे बेसिकली होता क्या है, हम क्यों ऐसा करते हैं कि थोड़े थोड़े सालों का एवरेज लेते जाते हैं। इससे हमारी जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो हमारा कर्व होता है वो थोड़ा सा स्मूथ बनता है। तो जरूरी नहीं है यहाँ हमें जो ट्रेंड लाइन मिले वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिले, वो भी हो सकता है थोड़ी सी उसमें फ्लक्चुएशंस हो, लेकिन वो कंपैरेटिवली जो एक्चुअल डेटा है उससे थोड़ी सी कम फ्लक्चुएशंस होंगी, ताकि हम एक पैटर्न या ट्रेंड को समझ पाए कि राइजिंग है या डिक्लाइनिंग है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यूजुअली कुछ कुछ टाइम पीरियड, अब कुछ कुछ टाइम पीरियड का क्या मतलब है, जैसे हम बोलते हैं 3 3 साल ले लिए, 4 4 साल ले लिए, 5 5 साल ले लिए, 7 7 साल ले लिए। ठीक है, तो सपोज हम 3 3 साल का लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले 3 सालों की एवरेज निकालते हैं। ठीक है, वो इनके सेंटर में लिख देंगे। उसके बाद पहला वाला छोड़ के जो नेक्स्ट तीन है हम उनकी एवरेज निकालते हैं और इन तीनों के सेंटर में यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद पहला वाला फिर इसमें से छोड़ देंगे और जो अगले तीन है उसकी एवरेज ले लेंगे। ठीक है, और ये जो एवरेज वैल्यूज आ रही हैं हम इन्हीं को बोलते हैं ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है, जैसे सेमी एवरेजेस में हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हमें दो एवरेज वैल्यूज मिली ना, यहाँ हमें बहुत सारी एवरेज वैल्यूज मिलेंगी और उनको ज्वाइन करके हमें मिलेगी ट्रेंड लाइन। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि हम क्या करने वाले हैं इस मेथड में। ठीक है, अब ये डिसाइड तो स्टैटिस्टिशियंस करते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें कितने कितने टाइम पीरियड को लेके चलना है। यहाँ हमारा वो सोचने का काम नहीं है, हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा कि हमें एवरेजेस जो लेनी है वो 3 ईयरली एवरेजेस लेनी है या 4 ईयरली लेनी है या 5 ईयरली लेनी है, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ दो पार्ट्स में अगेन वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स। कौन सा, जब हमें ऑड नंबर लेना है और जब हमें इवन नंबर लेना है। ठीक है, तो 3 5 7 की जब हम बात करेंगे वो हो गया हमारा ऑड नंबर वाला मूविंग एवरेजेस, और जब हम 4 6 8 की बात करेंगे वो हो गया हमारा इवन नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस वाला केस। ठीक है, वो करना कैसे है अभी आपको एग्जाम्पल की हेल्प से सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए हम देखते हैं हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। Okay, so example number 1,
कैलकुलेट द 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस ऑफ द प्रोडक्शन फिगर्स गिवन बिलो। हमें क्वेश्चन में गिवन है ईयर्स एंड प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि ट्रेंड लाइन भी बनाओ, तो क्योंकि ये बहुत लंबे क्वेश्चंस होते हैं तो वैल्यूज सब कैलकुलेट करनी होती है, तो यूजुअली एग्जाम में यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने को नहीं बोला जाता है, लेकिन अगर बोला जाए तो अब आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, ठीक है। हम पहले एक्चुअल डेटा जो गिवन है वो प्लॉट करते हैं, उसके बाद जो एवरेज वैल्यूज आती हैं हमने वो प्लॉट करनी है और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, उससे हमें ट्रेंड लाइन मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस निकालनी है, मतलब हमें 3-3 साल के डेटा लेना है, 3-3 साल के डेटा की एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो सिंपली अभी हमने कहा था क्या करना होता है, हम पहले 3 साल लेंगे, इसकी एवरेज निकालेंगे, फिर उसके बाद पहला वाला छोड़ देंगे, अगले 3 साल की वैल्यूज निकालेंगे, फिर इसमें से पहला छोड़ के जो नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं उसकी एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अब ताकि हमें टेबल बनाने में थोड़ा इजी रहे, हम क्या करते हैं, देखिए एवरेज के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इजी रखने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज है ना, तो कई बार होता है पहली वैल्यू छूट गई, अगली छूट गई, बीच में से कोई मिस हो गई, तो हम क्या करते हैं, हमारे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम डायरेक्टली एवरेज वैल्यूज नहीं लिखते, हम टेबल में क्या करते हैं, दो कॉलम्स बना लेते हैं, एक में हम लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और दूसरे में फिर हम डिवाइड करके एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो हमारी वो हेडिंग क्या बन जाती है, जैसे 3-3 साल का लेना है ना, तो हम लिखते हैं 3 ईयरली टोटल्स, टोटल्स हो गए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहली तीन वैल्यूज को यहाँ ऐड करेंगे, 15 प्लस 21 प्लस 30, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट में हम निकालेंगे एवरेज, तो हम लिखेंगे 3 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है। ये दो हम टाइटल्स बना लेंगे, दो कॉलम्स, और हम क्या करेंगे, सिंपली पहले में हम टोटल लिखेंगे, जो टोटल करके आता है 15 प्लस 21 प्लस 30, उसके बाद डिवाइड बाय 3 करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो दूसरे कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। अब करना क्या है, साथ में हमने जो एवरेज वैल्यू निकाली है वो सेंट्रल वैल्यू होती है ना, तो हमारे टाइम पीरियड का जो सेंटर है हमने उसके सेंटर में वैल्यू लिखनी है। कहने का मतलब ये है कि हम ले रहे हैं 93, 94, 95 की एवरेज, तो सेंटर में आता है 1994, तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये हमने 94 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखनी है, सेंटर में लिखनी है, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, 94 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक वैल्यू मिली, 93 के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ नहीं मिला, तो उसके सामने हम सिंपली डैश लगाते हैं, ठीक है। अभी हम टेबल आपको दिखाते हैं क्लियरली, तो उसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमने क्या करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक क्लियर टेबल। तो देखिए यहाँ हमने सारे कॉलम्स बना लिए हैं, पहला हो गया ईयर्स का, फिर आ गया प्रोडक्शन का, नेक्स्ट आ गया 3 ईयरली टोटल्स, जहां हम तीन तीन वैल्यूज को टोटल करेंगे, और फिर आता है 3 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है। ऑड नंबर है ना, 3 ईयरली है, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, अगर हम इसको एबीसी की फॉर्म में देखें तो पहली वैल्यू आती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 एवरेज वैल्यू। उसके बाद हमने क्या करना है, पहली वैल्यू को छोड़ देना है, मतलब बन जाएगा b प्लस सी प्लस डी अपॉन 3। फिर नेक्स्ट वैल्यू b को छोड़ देना है, c प्लस डी प्लस ई अपॉन 3, ठीक है, एवरेज। फिर उसके बाद c को छोड़ देना है, d प्लस ई प्लस एफ अपॉन 3, ठीक है। तो पहली पहली वैल्यू छोड़ते जाना है और आगे तीन तीन का एवरेज निकालते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हम करेंगे टोटल 15 प्लस 21 प्लस 30, ये टोटल हमारे पास आता है 66। तो हमने कहाँ लिखना है, सेंटर में, ठीक है, पहली वैल्यू कुछ नहीं आएगी। उसके बाद इसको हमने करना है डिवाइड बाय 3, 66 डिवाइड बाय 3 आ जाता है 22, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 15 को छोड़ देना है, पहली वैल्यू को छोड़ देना है, नेक्स्ट वैल्यूज आती हैं 21 प्लस 30 प्लस 36, इसको टोटल करेंगे, ये हमारे पास आता है 87, और इन तीनों का सेंटर यहाँ पर है, हम लिखेंगे 87, और 87 डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये आ जाता है 29, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम पहला जो 21 है उसको छोड़ देंगे, 30 प्लस 36 प्लस 42 करेंगे, ठीक है। इन तीनों का टोटल हमारे पास आता है 108, और लिखेंगे सेंटर में, और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने 30 छोड़ देना है, 36, 42 और 46,
ठीक है, तो आप एग्जाम में पेंसिल के साथ ही मार्क कर सकते हैं साथ साथ, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो इन तीनों को अगर हम टोटल करेंगे, ये हमारे पास आता है 124, और डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये आ जाएगा 41.33। दो डेसिमल प्लेसेस तक तो लिख ही लेनी चाहिए वैल्यूज, तो इसलिए हम बाकियों में 0 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने हर एक स्टेप पर पिछली एक वैल्यू छोड़ते जाना है जो पहली वाली है, और अगली 3 3 को ऐड करते जाना है। ठीक है, अब आप फटाफट से कैलकुलेशंस कीजिए, हम आपके लिए यहाँ पर सारी वैल्यूज मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आता है 138, 152, देन वी हैव 169, फिर आता है 189, देन 207, उसके बाद आता है 226, देन नेक्स्ट आता है 246, देन नेक्स्ट इज 267, फिर आता है 287, और फिर लास्ट में क्योंकि 3 नहीं बनते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा डैश। ठीक है, उसके बाद चलिए आपको यहाँ दिखा भी देते हैं, ये आ जाएगा इन 3 का, फिर उसके बाद इन 3 का, फिर उसके बाद ये वाले 3 आ जाएंगे, फिर ये वाले 3 आ जाएंगे, फिर ये वाले 3 आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट ये वाले 3 आ जाएंगे, फिर ये वाले 3 आ जाएंगे, फिर ये वाले 3, और फिर ये वाले 3, और ये लास्ट के 3 का सेंटर आता है 95, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली है, लास्ट में हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे हमें पहले में सबसे पहली वैल्यू नहीं मिली थी, यहाँ हमें लास्ट वैल्यू भी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद 41.33 तक हमने किया था, नेक्स्ट आता है 46.00, देन वी हैव 50.67, उसके बाद आता है 56.33, then we have 63.00, then we have 69.00, then we have 75.33, then 82.00, 89.00, और लास्ट में 287 डिवाइड बाय 3 आता है 95.67, और लास्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, बस ये वैल्यूज हमें मिल गई। क्वेश्चन में हमें यहीं तक बोला गया था कि 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अगर आपको बोला जाता है ट्रेंड लाइन बनाओ, तो फिर ये जो अभी एवरेज वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं, हम इन सालों के कॉरेस्पॉन्डिंग 1994 के कॉरेस्पॉन्डिंग 22 प्लॉट करेंगे, 1995 के कॉरेस्पॉन्डिंग 29 प्लॉट करेंगे, 96 के कॉरेस्पॉन्डिंग 36, और इस तरीके से इन सभी वैल्यूज को, ये जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, इन सबको ज्वाइन करेंगे तो विल गेट द ट्रेंड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये था जब हमारे पास ऑड पीरियड ऑफ मूविंग एवरेजेस के लिए बोला जाता है। ठीक है, ऑड पीरियड ऑफ मूविंग एवरेजेस। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं इन केस ऑफ इवन पीरियड ऑफ मूविंग एवरेजेस। Okay, so example number 2, estimate the trend values using the data given by taking 4 yearly moving average। अब 4 yearly है मतलब this is even period of moving average। ठीक है, अब हमने यहाँ 4 सालों की एवरेज निकालनी है। अब देखने में आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा, अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया है तो आपको लगेगा इसमें करना ही क्या है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको बहुत ही केयरफुली इस चीज को समझना है। देखिए हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, हम यहाँ 4 ईयरली मूविंग एवरेज है, सिंपली 4 सालों की एवरेज लेते जाना है, और हर एक स्टेप पे जो सबसे पहले वाला होगा वैल्यू उसको हमने छोड़ते जाना है। ठीक है, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय 4 करना है एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में a छोड़ देना है, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 ईयरली एवरेज है। उसके बाद b छोड़ देना है नेक्स्ट स्टेप पे, तो c प्लस डी प्लस ई प्लस f अपॉन 4 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अब देखिए हमने कहा था जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो हमने टाइम पीरियड के सेंटर में लिखनी है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि अगर हम 3 इयर्स वाला लेते हैं, जो एवरेज वैल्यू आती है या टोटल भी आता है, वो सेंटर में लिखते हैं, है ना। लेकिन अब हमारे पास इवन नंबर है, तो हमें बोला जाता है कि 4 वैल्यूज का एवरेज लेना है ना। अब इन 4 के सेंटर में क्या आएगा, सेंटर में ये आएगा 90, 95 और 96 का। ठीक है, उसी तरीके से जब अगली 4 वैल्यूज लेंगे तो सेंटर कहाँ पर आएगा,
96 और 97 के बीच में। अब क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं तो हमारे ग्राफ में, क्योंकि जो गिवन ईयर्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज नहीं मिल रही हैं, तो ये बड़ा इनकन्वीनियंट सा हो जाता है इन वैल्यूज को प्लॉट करना। तो इसीलिए हम इस चीज को थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं। वो करेक्शन कैसे करते हैं कि जो एवरेज वैल्यूज आई हैं उनकी फर्दर एवरेजेस निकालते हैं। ठीक है, तो फर्दर एवरेजेस निकालने से क्या होता है कि हमें जो गिवन डेटा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो कैसे मिलती हैं अभी जब हम सॉल्व करेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब करना क्या है, हमारा टेबल कैसे बनेगा, जैसे हमने पहले किया था इनिशियली तो वैसा ही रहेगा। हम पहले क्या करेंगे, एक बनाएंगे 4 ईयरली मूविंग टोटल्स, जहां पर हमने चार चार वैल्यूज को टोटल करना है, सम करना है। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे 4 ईयरली मूविंग एवरेज डिवाइड बाय 4 करके। ठीक है, और हम कहाँ लिखेंगे, जो सेंटर में आएगा, जैसे 95 और 96 के सेंटर में है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम वैल्यू लिखेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, 95 और 94 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, एवरेजेस निकालने के बाद अब हमने इसकी करनी है सेंटरिंग, तो इसीलिए अब हम इस चीज को क्या टाइटल देंगे, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। सेम, अब इसको करना है सेंटरिंग, तो हम लिखेंगे सेंटर्ड। ठीक है, कि ये जो एवरेज वैल्यूज हैं इनकी हमने सेंटरिंग करनी है। ठीक है, तो वो सेंटरिंग कैसे करनी है, देखिए हमें ये वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट स्टेप में हमें 96 97 के बीच की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में 97 98 के बीच की वैल्यू मिल जाएगी। फिर 98 99 के बीच की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। इस तरीके से वैल्यूज मिलेंगी। अब हम इसको फर्दर एवरेजिंग करेंगे। एवरेजिंग अब हम करते हैं 2 ईयरली एवरेजिंग। ठीक है, मतलब दो दो वैल्यूज की हम एवरेज निकालेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जब हमने सेंटरिंग करनी है हम इन दो वैल्यूज का एवरेज निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू डिवाइड बाय 2। दो ही वैल्यूज ले रहे हैं ना। अब जब डिवाइड किया तो इन दोनों के सेंटर में हम लिखेंगे वैल्यू, और ये सेंटर अब हमें कहाँ मिलेगा, ये देखिए पहले था 95 और सॉरी, ये कहाँ पर वैल्यू आ रही थी, ये जो पहली वैल्यू है ये आई थी हमारी 95 और 96 के बीच में इस पॉइंट पर, और दूसरी वैल्यू आई थी 96 और 97 के बीच में, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 96। तो मतलब अब हम ये वैल्यू जो लिखेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू आ जाएगी 96 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन ईयर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई, तो प्लॉट करना इजी हो जाएगा। सिमिलरली अगली वैल्यू जो आएगी वो किस किस के बीच में होगी, ये 96 97 के सेंटर में जो था और 97 98 के सेंटर में जो था। तो जो अगली सेंटर्ड वैल्यू आएगी वो कहाँ पर आएगी, 97 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये जो नेक्स्ट सेंटर्ड वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर, वो हमें मिलेगी 97 के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने लाइंस ड्रॉ नहीं किए हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। अभी हम प्रॉपर टेबल बनाते हैं, वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ पर वैल्यूज लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखते हैं हमारा टेबल। चलिए, अब हमने यहाँ सारे कॉलम्स मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट में आ गया हमारा ईयर, फिर आ गई वैल्यू, देन 4 ईयरली टोटल्स, फिर आ गई एवरेजेस, और फिर एवरेजेस सेंटर्ड। ठीक है, सेंटरिंग की है। अब कैसे हम वैल्यूज लिखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करना। सबसे पहले हम चार वैल्यूज, फर्स्ट 4 वैल्यूज को टोटल करें। ये आ जाएगा 12 प्लस 25 प्लस 39 प्लस 54, ये टोटल आता है 130। लिखना कहाँ पर है, 95 और 96 के बीच में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 130। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी, हमने पहली वाली छोड़ देनी है, तो हमने 25 प्लस 39 प्लस 54 प्लस 70 करना है। इसका सेंटर कहाँ बनेगा, ये 39 और 54 के बीच में, ये आ जाएगा 188। ठीक है, इसी तरीके से अब ये सेंटर में सारी वैल्यूज आनी है, तो आपने एक एक छोड़ के टोटल करते जाना है। हम आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं। 188 के बाद आएगा नेक्स्ट 250, फिर अगले सेंटर में आएगा 316, फिर नेक्स्ट में आएगा 362, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 374, फिर आएगा 352, देन नेक्स्ट आएगा 296, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा 230, नेक्स्ट आता है 168, उसके बाद आ जाएगा
110 और फिर लास्ट में हमें जैसे शुरू में ये दो वैल्यूज नहीं मिली ना 94 95 की, वैसे ही लास्ट में 2006 और 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये वैल्यूज लिख ली। अब इनके जब हमने एवरेजेस निकालने हैं, ऑब्वियसली डिवाइड बाय 4 करना है, तो इसी के सामने हमने वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगे, फटाफट से नोट कर लीजिए। पहले हम करेंगे 130 डिवाइड बाय 4, वो आता है 32.5। ठीक है, हम यहाँ डैश डाल देते हैं पहले दो में। उसके बाद नेक्स्ट आता है 188 बाय 4, ये आता है 47.0। ठीक है, नेक्स्ट आता है 250 डिवाइड बाय 4, ये आता है 62.5। देन नेक्स्ट आता है, आप भी कैलकुलेशन कर लीजिए, कहीं पर कोई गड़बड़ है, कोई करेक्शन है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 362 डिवाइड बाय 4, ये आता है 90.5। नेक्स्ट आता है 93.5। देन वी हैव 88.0। उसके बाद आता है 74.0। देन वी हैव 57.5। देन वी हैव 42.0 और लास्ट में 110 डिवाइड बाय 4 इज 27.5 और ये लास्ट में दो वैल्यूज हमें नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, इनकी अब हमें सेंटरिंग करनी है, क्योंकि ये जो गिवन हमें ईयर्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं सेंटरिंग। अब सेंटरिंग कैसे करेंगे, हमने कहा था अभी दो दो वैल्यूज की एवरेज लेनी है। ठीक है, जब दो दो वैल्यूज की एवरेज लेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन दो वैल्यूज का 32.5 और 47.0। ठीक है, तो इन दोनों को टोटल करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये हमें मिलता है 39.75 और लिखेंगे कहाँ पर 39.75, इन दोनों के सेंटर में लिखना है ना, ये है सेंटर, इन दोनों का सेंटर, और ये कहाँ आता है 96 के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में पहले वाला छोड़ देना है और हमने लेना है 47 और 62.5। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, ये वैल्यू आती है 54.75 और हमने ये किसके सामने लिखी, देखिए इन दोनों का सेंटर आता है ये और यहां से एक्सटेंड करेंगे 97 के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हमें इन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती जाएगी। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी आती है 70.75, 84.75। अब यहाँ पर भी यही चीज करनी है, पहला पहला छोड़ते जाना है, अगले दो दो को ऐड करते जाना है। ठीक है, देन 92.00, देन वी हैव 90.75, 81.00, 65.75, 49.75, 34.75 और लास्ट की दो वैल्यूज हमें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो बस जब हमें ये एवरेज वैल्यूज मिल जाती हैं तो ट्रेंड के लिए हमने इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ठीक है, इनिशियली एक्चुअल पैटर्न हम देखते हैं, उसके लिए हम एक्चुअल डेटा को प्लॉट करते हैं, फिर ट्रेंड के लिए हम इन एवरेज वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, आपको ट्रेंड मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है स्ट्रेट लाइन मिले, हो सकता है स्ट्रेट लाइन ना मिले, लेकिन एक जनरल पैटर्न आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द ट्रेंड लाइन और वी फाइंड आउट द ट्रेंड यूजिंग मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस इन केस ऑफ इवन पीरियड ऑफ मूविंग एवरेजेस। ठीक है, ऑड वाले में तो बिल्कुल सिंपल था, जब इवन पीरियड होगा फिर आपको ये सेंटरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपको इसी तरीके से 6 ईयरली मूविंग एवरेज आता है तो भी आपको लास्ट में सेंटरिंग करनी है, दो दो वैल्यूज लेकर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आई होप आपको इन दो एग्जांपल्स की हेल्प से ये पूरे मेथड में जो भी स्टेप्स हैं वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस मेथड में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट मेथड। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।